सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज की वीडियो में जो है हम प्रैक्टिस सेट 3 जो है उसको देखेंगे। एंड इसमें हम इंडियन पॉलिटी के जो मोस्ट 20 क्वेश्चन हैं उसके ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे। जेकेपीएससी के एग्ज़ाम में जो आपको इम्पॉर्टेंट है ही, बाकी भी जो जेकेएसबी के और जेकेपीएससी के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी जो है ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर और मॉक टेस्ट चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडिया है यूनियन ऑफ स्टेट का, वो कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया गया है। तो अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आइडियाज़ जो हैं उनको बोरो किया गया है। और इस ये क्वेश्चन पूछता है कि जो यूनियन ऑफ स्टेट का आइडिया है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कौन से दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है। आज मैं इसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो भी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा हर क्वेश्चन की। आप ऑप्शन देखिए, ट्राई कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप अटेम्प्ट करें खुद से पहले कि क्या इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट का वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो डिराइव किया गया है। एंड इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से और क्या क्या हमारे संविधान में लिया गया है, तो कॉन्क्योरेंट लिस्ट का आइडिया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आर्टिकल 108 का जो है जॉइंट सिटिंग जिसमें आती है वो आइडिया जो है, और दूसरा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का जो है ये आइडिया भी जो है ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है यूनियन ऑफ स्टेट के अलावा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। ओके, उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ कौन सा आपका पार्ट जो है, संविधान का कौन सा पार्ट जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करता है, तो ये है आपका पार्ट 17। ठीक है, तो पार्ट 17 आपका जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करता है। यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक आता है, ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कौन सा आर्टिकल है भारत के संविधान का जो कि स्टेट्स को ये कहता है कि आप जुडिशरी जो है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग कीजिए पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी की जब बात आती है। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है? सबसे पहले तो ये डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आता है, और ये आर्टिकल 50 के अंदर ये कहा गया है कि जुडिशरी जो है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 50 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से अलग रहनी चाहिए ताकि दोनों प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, ये कौन से आर्टिकल के अंदर जो है कवर होता है कि आप भारत में किसी भी जगह पर आराम से जा सकते हैं, घूम सकते हैं, इसका आपको आज़ादी दी जाती है। कौन से आर्टिकल के अंदर जो है आपको ये आज़ादी दी जाती है? तो ये आपके आर्टिकल 19 के अंदर आपको 6 अलग अलग तरह की फ्रीडम्स मिलती हैं, जिसमें से एक फ्रीडम जो है आपकी वो है कि आप कंट्री में कहीं भी फ्रीली जो है मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कम्स अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम के अंदर जो है ये इंक्लूड होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कोरम जो है लोकसभा की कोई भी मीटिंग करने के लिए कोरम जो है, मिनिमम कोरम जो है, यानी कितने लोग वहाँ पर मौजूद होने चाहिए लोकसभा की मीटिंग में, तो लोकसभा की मीटिंग हो सकती है। तो इसके लिए क्या कोरम है, तो ये आपका 1/10 रहता है। ठीक है, जितने भी टोटल मेंबर हैं उसके, तो टोटल मेंबर जो है उसके, जैसे आज आप मौजूदा दौर में देखोगे तो 545 मेंबर लोकसभा में मौजूद हैं। तो कोरम जो है आपका कम से कम 55 बंदों का कोरम होना चाहिए, तभी जाकर जो है लोकसभा की मीटिंग जो है कोई भी वो स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो कोरम जो है कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा की मीटिंग के लिए वो है आपका 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस। ठीक है, मैक्सिमम जगह 1/10 ही रहता है, खाली लोकसभा की बात नहीं है, हर जगह पर 1/10 कोरम होना चाहिए। दूसरा है कि कितने फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मौजूदा दौर में फंडामेंटल राइट्स, कितने तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये है आपके 6 तरह की। ठीक है, तो मौजूदा हालात में 6 तरह के फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड राइट टू
कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ठीक है, तो ये आपकी 6 फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो रहती है, राज्य सरकार जो रहती हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है किसको कहा जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का वो गवर्नर रहता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका प्रेसिडेंट रहता है। ठीक है, तो गवर्नर जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहता है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नोटिस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत के संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। फंडामेंटल राइट्स तो 6 हैं हमने पढ़े, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं, तो ये हैं आपकी 11। ठीक है, 10 पहले थी, एक बाद में और इंक्लूड की गई, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं भारत के संविधान में मौजूद हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये आर्टिकल 51A में आती हैं और पार्ट 4A के अंदर आती हैं। और जो 11th आपकी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है ये 1976 में डाली गई थी, और एक जो है वो और बाद में 2002 में डाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, अब शेड्यूल्स की बात हो रही है, टोटल 12 शेड्यूल हैं भारत के संविधान में। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में आता है ये पूछा गया है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ आपका 10th शेड्यूल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें प्रोविजन रहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की, यानी कोई भी दल बदलू है, एक पार्टी छोड़कर अगर दूसरी पार्टी में जा रहा है इलीगल तरीके से, तो उसको निकाला जा सकता है। ठीक है, और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया, तो 52वें अमेंडमेंट एक्ट से जो है ये 1985 में जो है इसको यहाँ पर डाला गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट है फाउंडेशन जो है फाइनेंस कमीशन की, वो कौन रखता है। ठीक है, किस आर्टिकल के अंदर जो है फाइनेंस कमीशन का जिक्र है कि भारत में एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, कौन लाता है वो हम आगे देखेंगे। अभी जो है इसमें कि कौन से आर्टिकल के अंदर फाइनेंस कमीशन आता है, तो फाइनेंस कमीशन का मेंशन जो है वो भारत के संविधान में आर्टिकल 280 के अंदर है। ठीक है, तो फाउंडेशन जो है फाइनेंस कमीशन की वो 280 आर्टिकल के अंदर है, और आर्टिकल 264 से लेकर 300 तक जो है ये सारा ही फाइनेंस की प्रॉपर्टी से डील करता है। ठीक है, और इसको प्रेसिडेंट जो है वो कंस्टिट्यूट करता रहता है। तो टेन्योर जो है इसका अगर आप देखोगे तो 5 ईयर का रहता है। 15th फाइनेंस कमीशन जो है अब हो चुका है, अब 16th की बारी है। आई थिंक 15 की रिकमेंडेशन आ गई हैं, अब वो लागू होंगी, आई थिंक 2022-23 से लागू रहेंगी। तो उसके बाद 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसको भी कंस्टिट्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस गिवन आर्टिकल हैज़ राइट टू प्राइवेसी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड एज फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी जो है ये कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, पहले नहीं होती थी, ये पुट्टास्वामी केस के बाद जो है राइट टू प्रॉपर्टी को भी फंडामेंटल राइट बनाया गया। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, तो ये लाइफ के रिलेटेड जो आर्टिकल है, लाइफ एंड लिबर्टी के रिलेटेड आर्टिकल 21 के अंदर जो है ये राइट टू प्राइवेसी हमारी इंक्लूड होती है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 जो रहेगा राइट टू फ्रीडम के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें राइट टू प्राइवेसी जो है उसको भी फंडामेंटल राइट बनाया गया है। और राइट टू प्राइवेसी इज़ अ बेसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल 2 दैट प्रोटेक्ट लाइफ, 2 नहीं है 21। ठीक है, 21 है, दैट प्रोटेक्ट लाइफ एंड लिबर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कौन सा पार्ट है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ पर सिटीजनशिप का जिक्र रहता है। तो सिटीजनशिप जो है ये कौन से पार्ट के अंदर आती है, तो ये आपके पार्ट 2 के अंदर आती है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में जो है ये आपकी कवर होती है। ठीक है, तो सिटीजनशिप कम्स अंडर पार्ट 2 और ये यूनियन लिस्ट के अंदर है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट के अंदर है, और ये कहता है कि पार्लियामेंट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आती है। ठीक है, इसके ऊपर स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं है, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन जो है ये पार्लियामेंट की इस पर रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको पावर दी गई है कि वो पार्लियामेंट को समन कर सकता है। समन मीन्स नोटिस भेजना। ठीक है, नोटिस भेजना या किसी को बुलाना हम कह सकते हैं। तो पार्लियामेंट अगर स्थगित है, सेशन नहीं चल रहा है, तो किसको पावर है कि वो सबको नोटिस भेजेगा कि भैया पार्लियामेंट स्टार्ट होने वाली है, तो आ जाइए। ठीक है, तो ये आपका जो समनिंग पावर जो रहती है ये प्रेसिडेंट के पास रहती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रहती है कि वो समन कर सकता है। तो प्रेसिडेंट के पास राइट टू समन की पावर रहती है, और समन का मतलब जो है टू कॉल। ठीक है, बुलाना, किसी को बुलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेबस कार्पस जो है ये
कौन सी चीज़ के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ के साथ या किस पार्ट के साथ जो है रिलेटेड है, किस टॉपिक के साथ रिलेटेड है। तो हेबियस कॉर्पस एक तरह की रिट है, ये आपको पता ही होगा। 5 अलग अलग तरह की रिट्स हैं जिसमें एक हेबियस कॉर्पस रहती है और ये आपकी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आती हैं अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, तो 32 के आर्टिकल के अंदर रिट्स हैं, 5 रिट्स हैं जिसमें एक हेबियस कॉर्पस है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के साथ जुड़ी है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये आपके पार्ट 3 में मेंशन है 12 से 35 आर्टिकल के बीच में। और फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट जो है ये यूएसए से बोरो किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरलिज्म जो है वो भारत के संविधान में कहाँ से लाया गया। तो फेडरलिज्म जो है ये भारत के संविधान में कहाँ से बोरो किया गया, किस कंट्री से बोरो किया गया। तो फेडरलिज्म का कंसेप्ट जो है ये आपका ये कनाडा से बोरो किया गया है। ठीक है, तो फेडरलिज्म का कंसेप्ट जो है ये कनाडा से लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि फर्स्ट सेशन जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का वो कब हुआ था। ठीक है, आज़ादी से पहले की बात है, जब नई नई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, तो उसकी पहली मीटिंग जो है वो कौन सी डेट को हुई थी। तो पहली मीटिंग जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, ऐसे ही जो है आपको विद एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट सेशन जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। एंड कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 का, उसके अंदर ये रिकमेंडेशन आई थी, इलेक्शन वर हेल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, 1900 कैबिनेट मिशन के अंदर ये प्रपोजल आया, फिर इलेक्शन हुए एंड मेंबर्स जो है उनको इलेक्ट किया गया प्रोविंशियल असेंबली से और नॉमिनेटेड हुए थे प्रिंसली स्टेट से सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड्स के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तरीके से। ठीक है, तो इसी एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपको और भी मॉक टेस्ट जो है वो हमारे ऐप के ऊपर यही बिल्कुल सेम पैटर्न में वहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी डिटेल में दी गई है। तो ऐप पर जाकर जो है आप मॉक टेस्ट कोर्स जो है एसआई के लिए वो भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है व्हाट डज द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन। ठीक है, 10th शेड्यूल क्या है, बिल्कुल हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोग अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाएंगे तो आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले भी थोड़ा दूसरे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो 10th शेड्यूल जो है आपका, इसमें आपकी क्या चीज़ आती है। तो ये आपका एंटी डिफेक्शन के द्वारा है। ठीक है, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन रहती है अगर आप डिफेक्शन करेंगे। ठीक है, दगेबाजी करेंगे, दल बदलेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आती है एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, तो 10th शेड्यूल जो है भारत के संविधान का वो है कि उसमें अगर आप डिफेक्शन करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है इसको डाला गया था एंटी डिफेक्शन लॉ को, और 1985 में डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि डॉक्ट्रिन जो है बेसिक स्ट्रक्चर की वो कौन से केस से सामने आई। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की, वही ये संविधान के मूल अधिकार हैं, इनको हम छेड़ नहीं सकते, इनको हम बदल नहीं सकते। ये कौन से केस की में जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डॉक्ट्रिन आई। तो ये थी आपकी केशवानंदा भारती केस। ठीक है, इनकी हाल ही में जो है डेथ भी हो चुकी है, लेकिन बहुत यादगार केस जो है रहता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन जो है बेसिक स्ट्रक्चर की केशवानंदा भारती केस में आई, 1973 का जो है ये केस था। और सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को कहा कि अंडर आर्टिकल 368 जिसमें अमेंडिंग पावर आती है, तो इसमें ये कहा गया कि मूल अधिकार जो है उनको अमेंड नहीं कर सकेगी सरकार। मूल अधिकार को करेगी तो वो उसको नुल एंड वाइड कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा केस एक और भी है कि गोलकनाथ केस जो 1967 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है कुड नॉट कर्टेल एनी ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, कि पार्लियामेंट जो है कोई फंडामेंटल राइट्स जो है, क्योंकि फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर है भारत के संविधान का, तो इसको भी जो है छेड़खानी नहीं कर सकती कोई भी पार्लियामेंट हो या गवर्नमेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू एनी पर्सन। ठीक है, किसी भी क्रिमिनल को सज़ा मिली है और अगर उसकी सज़ा माफ़ करनी है तो प्रेसिडेंट को ये पावर दी जाती है। 5 अलग अलग तरह की पार्डनिंग पावर है। तो ये पार्डनिंग पावर जो है कौन से आर्टिकल के अंदर जो है प्रेसिडेंट को पावर प्रोवाइड करती है। तो ये आर्टिकल 72 के अंदर जो है प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर जो है वो देती है। ठीक है, किसी भी पर्सन को ये पार्डन कर सकता है, इवन डेथ सेंटेंस जो दी गई होती है उसको भी पार्डन जो है ये कर सकते हैं। बहुत तगड़ी पावर है ये, लेकिन कैबिनेट की मौजूदगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मौजूदगी से ही दी जाती है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट कुछ कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर रजामंदी है तो तब करेंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रजामंदी है, इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर की रजामंदी रहती है।
तो आखिरी क्वेश्चन जो है आज का वो है कि विच ऑफ द गिवन अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेड टू द बिगिनिंग ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। पंचायती राज सिस्टम जो है भारत में कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया। आई होप इसका आंसर जो है आप सबको पता होगा, फेमस है काफ़ी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये रहता है आपका, पंचायती राज के एक्ट के साथ डील करता है। तो 73rd अमेंडमेंट जो है भारत के संविधान का, उससे वो जो है पंचायती राज एक्ट के साथ डील करता है। और पंचायती राज सिस्टम जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 का, उसके द्वारा जो है भारत के संविधान में ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन। कल जो है हम इकोनॉमी जो रहेगी इंडियन इकोनॉमी के, उसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसको डिस्कस करेंगे। बाकी जो है मॉक टेस्ट अगर आपको जीके चाहिए तो आप हमारी ऐप के ऊपर जा सकते हैं। ऐप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।